हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट 2 को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में समझ लिया है। वहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक कंज्यूमर है। हम वहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ रहे थे और उस बिहेवियर का हमारे कंज्यूमर की डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होती है विद द चेंजेस इन प्राइस। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर समझी। बट अब आज से हम लोग एंटर करने जा रहे हैं या मैं कहूँ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। और जब हम इस यूनिट को आज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जहां यूनिट 2 में हमारा पर्सपेक्टिव था कंज्यूमर, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजों को सोच और समझ रहे थे। अब जब हम यूनिट 3 पर आए हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम एक प्रोड्यूसर है। अब जितने भी यहाँ पर बातें हम लोग पढ़ेंगे वो हम एक प्रोड्यूसर की साइड से पढ़ेंगे, उसकी साइड से सोच समझकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। बच्चों ये वाली जो यूनिट है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट इसका है अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड पार्ट है कॉस्ट, थर्ड पार्ट है रेवेन्यू, फोर्थ पार्ट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और फिफ्थ पार्ट है सप्लाई। तो इन्हीं पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन और इसी को ही थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहली और सिंपल डेफिनेशन हम लोग इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। पहले चैप्टर को बस ध्यान रखेंगे कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन क्या है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लो कि आपकी फर्नीचर की दुकान है, आप फर्नीचर बेचते हो अपनी दुकान पर, बट आपने उस फर्नीचर को बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप कर रखी है। आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में लकड़ियां आती है यानी कि वुड आती है और उस वुड को आप एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो और उसको फिर फर्नीचर में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि टेबल है, चेयर है, आप इसमें कन्वर्ट करते हो। तो बेटा ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हो ना, ये जो आपने अपने इनपुट को एक नया रूप दिया है आउटपुट की फॉर्म में, आपने अपने वुड को एक नया शेप दिया है और एक नया रंग रूप दे दिया है टेबल की फॉर्म में, चेयर की फॉर्म में, तो बेटा वो आउटपुट है। तो ये जो आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस। प्रोडक्शन क्या है बच्चों? प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करते हो। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन आपका एक टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है कि जब आप ये प्रोडक्शन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हो तो एक रिश्ता बनता है इनपुट और आउटपुट में, क्योंकि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के बीच में हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो उन फैक्टर्स के बीच में हम कैसा रिलेशनशिप सेटअप करेंगे, यानी कि कौन सा फैक्टर ज्यादा, कौन सा कम, कौन सा फैक्टर चेंज होगा, कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये जो टेक्निकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होगी। तो ये जो टेक्निकल रिलेशनशिप आपको बताया जाता है यही होता है प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और हम कुछ फैक्टर्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर Q आउटपुट है, L K T उसके वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं या जिसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे आउटपुट पे। जैसे कि यहाँ पर L है हमारी लेबर, K यहाँ पर कैपिटल से डिनोट किया जाता है, मतलब कैपिटल को K से डिनोट किया जाता है और टेक्नोलॉजी को T से। तो जब भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो ये तीनों ही फैक्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ये बात भी बोली कि आप ना यहां से ये भी समझ सकते हो कि जो भी हमारे ये इनपुट्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन, जो भी आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया होगा वही आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आउटपुट देगा वो आपको प्रोडक्शन फंक्शन ही बताएगा। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो वो फैक्टर्स कितने तरीके के होते हैं? बेटा वो फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड
और वेरिएबल, यानी कि कुछ को तुम बदल पा रहे हो और कुछ को तुम नहीं बदल पा रहे हो। जैसे कि हमारा राजू बर्गर का स्टॉल लगाता है, और बर्गर का जब स्टॉल लगाता है, बर्गर बना बना कर बेचता है, तो वहां पर उसके पास बहुत सारे सामान है। एक उसका वो स्टॉल है, वो रेडी है, जिसके ऊपर उसने अपना सारा सेटअप लगा रखा है, अपनी वो बड़ी सी कढ़ाई जिसमें वो बर्गर सेकता होगा, टिक्की बनाता होगा, और बहुत सारे ऐसे एक वो उसके पास एक सामान है, एक अलमीरा टाइप है जिसके अंदर वो सारा सामान रखता है। और कुछ ऐसा सामान है जो डेली उसका आता है जाता है, यानी कि खत्म भी हो जाता है तो उसको नया खरीद के लाना पड़ता है। जैसे कि बर्गर लेकर आता होगा, सैलेड लेकर आता होगा, टिक्की बनाने के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते होंगे वो लेकर आता होगा। तो यहाँ पर कुछ सामान तो ऐसा है कि मान लो पहले उसको लगता है राजू को कि एक दिन में 50 बर्गर यहाँ पर बिकते हैं, और अचानक से उसकी वाहवाही होने लगी पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर, और डिमांड बढ़ने लगी उसकी बर्गर की। अब वही बर्गर 50 से 100 पे पहुंच गए। तो एक बात बताओ, पहले जितना सामान रॉ मटेरियल यानी कि बर्गर को बनाने के लिए जितना भी वो सामान लेकर आया करता था, क्या आज उसी सामान से उसका काम चल जाएगा? कर नहीं, अब उसे वो रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आउटपुट बनाने की डिमांड बढ़ चुकी है। आउटपुट बढ़ाना है, इस वजह से रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वो ये चीज चेंज नहीं करेगा तो उतना सामान बना नहीं पाएगा। बट ये बताओ कि जब वो 50 से 100 पर आया होगा बर्गर पे, तो क्या उसने अपनी रेडी बदल दी होगी? क्या उसने अपनी वो कढ़ाई बदल दी होगी? तो ये बताओ कि जो ये फैक्टर्स वो इस्तेमाल कर रहा है बर्गर को बेचने के लिए, वो तुम्हें दो तरीके के देखने को मिले ना। एक ऐसे हैं जिसको बदल नहीं रहा है, और एक ऐसे हैं जिसको बदला जा रहा है। तो बेटा यही हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स का डिवीजन देखते हैं कि दो ही तरीके के फैक्टर्स हैं। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता इतनी आसानी से, या मैं कहूं इन द शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आपको अपना आउटपुट चेंज करना है, तो आउटपुट को चेंज करने के साथ साथ आपके फिक्स फैक्टर्स इतनी आसानी से नहीं बदले जा सकते। तो वो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप अपनी फैक्ट्री नहीं बदल रहे हो, आप अपनी मशीनें नहीं बदल रहे हो। बट वेरिएबल फैक्टर्स बेटा वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर। यानी कि अगर आपको आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना ही पड़ेगा, और जब तक आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज नहीं करोगे आप आउटपुट को चेंज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपकी फैक्ट्री में 10 यूनिट्स बनाई जाती हैं, और 10 यूनिट आपकी 5 लेबर बहुत आसानी से बना रही है। लेकिन अगर आपको अब 12 यूनिट बनानी है, तो 12 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको 6 लेबर रखनी पड़ेगी, यानी कि 1 लेबर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी, तभी आप आउटपुट बढ़ा पाओगे। तो वो फैक्टर्स जो चेंज किए जा सकते हैं बेटा, उन्हें हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे कि हमारी लेबर, रॉ मटेरियल, या जो पावर इस्तेमाल की जाती है फैक्ट्री के अंदर, ये वाली पावर नहीं बच्चों, वो पावर जिससे आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब जिससे आपकी मशीनें चल पा रही हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब बेटा ये जो हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड के बेसिस पर इसी प्रोडक्शन फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 तरीके के फंक्शन। एक है हमारा वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, फिर दूसरा है हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और तीसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब वेरी शॉर्ट रन का मतलब है बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय। अब राजू आज खड़ा है 50 बर्गर बनाने के रॉ मटेरियल के साथ, अगले 2 मिनट बाद ही कोई आकर कहता है कि हमें तो 100 बर्गर चाहिए। 2 मिनट का समय है और 100 बर्गर बनाने हैं, सामान से 50 का है, और 15 मिनट के अंदर अंदर चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है राजू के लिए कि इमीडिएटली वो सब कुछ बदल दे, इमीडिएटली वो रॉ मटेरियल अपना चेंज कर ले या बढ़ा ले? नहीं, इमीडिएटली तो वो यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों? बहुत कम समय है। तो बेटा ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जहां पर सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, आप नहीं बदल सकते वहां पे कोई भी फैक्टर, आप आउटपुट को चेंज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो है वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट वहीं पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि जहां पर एक फैक्टर तो वेरिएबल है बट बाकी सारे फिक्स्ड है, यानी कि एक को आप चेंज कर सकते हो, बाकी को यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। और हमारा फोकस इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इस पर ही रहेगा, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर आप आउटपुट को इंक्रीज भी तभी कर पाओगे जब आप अपने वेरिएबल फैक्टर को बदलोगे। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। 5 दिन पहले मिल गया ऑर्डर या 1 महीने पहले मिल गया ऑर्डर, तो ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हाँ इतना सफिशिएंट टाइम है, एक रीजनेबल टाइम है कि अगर हमें अपने फिक्स फैक्टर्स को बदलना पड़ा तो बदल सकते हैं। तो यहाँ हम फिक्स्ड की डेफिनेशन ही नहीं देते, यहाँ तो हम यही बोलते हैं कि अगर इतना सारा समय है तो हमारे लिए सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है,
तो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, लॉन्ग रन में आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर जाना है तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है। ठीक, अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें यूज करनी है, उन सभी चीजों का हम मीनिंग समझकर चलते हैं। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर जब अपनी बातचीत करता है ना, तो बातचीत करते करते बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स बोलता है, तो हम जरा उन टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास वर्ड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, हमारी देसी भाषा में हम इसको टोटल आउटपुट कह देते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए यहाँ पर? टोटल आउटपुट, कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हमने अपनी फैक्ट्री में करके रखा हुआ है, जितना भी टोटल आउटपुट बनाकर हमने अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। हम अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोल देंगे? टोटल प्रोडक्ट। तो क्या बोला गया बेटा? टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म विद गिवन इनपुट्स, कि जो भी आपके इनपुट्स आपने इस्तेमाल किए जो कि कांस्टेंट है, उन इनपुट्स का इस्तेमाल करके आपने जितना भी टोटल प्रोडक्शन किया है, जितनी भी क्वांटिटी आपने बनाकर रखी है, उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है? अब जैसे मान लो कि 10 लेबर ने 100 यूनिट्स बनाई, ठीक है, 100 यूनिट्स बनाई, 10 लेबर ने 100 यूनिट्स बनाई, तो बेटा ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है, जो कि कितनी यूनिट्स का इस्तेमाल, कितनी लेबर का इस्तेमाल करके बनाया गया है? 10 लेबर का। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि एक लेबर कितनी यूनिट प्रोड्यूस करती है? एक लेबर, तो ये तो आप कहोगे कि ये तो मैम ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो बढ़िया तरीके से निकाल के बता देंगे। हम 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमें ये पता चल गया कि एक लेबर कितनी यूनिट बनाती होगी? 10 यूनिट्स बनाती होगी। तो बेटा ये जो तुमने अपनी मैथ्स लगाई है ना यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है? लेबर। लेबर तो बदली जा सकती है ना, तो एक वेरिएबल फैक्टर कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आप ये चेक कर रहे हो कि पर यूनिट आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है वेरिएबल फैक्टर की मदद से, उसे हम यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, और कैसे निकालोगे? आपने यहाँ पर क्या किया? इस टोटल को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दिया, और इस टोटल को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? टीपी। तो देखो इसका फॉर्मूला भी क्या है? टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो ठीक है, तुमने एपी तो निकाल दिया, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब कि अगर तुमने एपी को कैलकुलेट करना था तो तुमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। ठीक, अब अगर मैं कहूं बताओ टीपी कैसे निकलेगा, तो यहीं से फॉर्मूला जनरेट हो गया, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू में एल, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आपने जितने भी इस्तेमाल करे होंगे उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? चलो अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। अब बच्चे मार्जिनल वर्ड तो हम लोग यूनिट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, और मार्जिनल का मतलब हमें यहाँ पता भी है कि क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, या मैंने इसका मतलब आपको एक और बताया था, चेंज। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि जब भी मैं अपना एक वेरिएबल फैक्टर चेंज करूंगी, तो वो एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने की वजह से मेरी कितनी एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, उसको हम यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, 10 लेबर्स 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, 10 लेबर्स 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं। मैंने एक और लेबर अपने यहाँ पर रखी, तो टोटल लेबर मेरे पास हो गई है 11। जैसे ही मैंने 11 लेबर रखी, यानी कि मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली जो लेबर है वो टोटल 11 हो चुकी है, तो तुरंत मेरे पास जो यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ वो 110 यूनिट्स हो गया। मतलब कि जैसे ही एक लेबर यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा आई, तो उसकी वजह से 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनने लगी। तो ये जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनने लगी है, यही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि एडिशन टू योर प्रोडक्ट, कि जितना आप ऑलरेडी बना रहे थे उसमें ही और एडिशन कितना हुआ है। क्यों? ड्यू टू दिस एडिशनल इनपुट, कि आपने अपना एक वेरिएबल फैक्टर चेंज किया, उसकी वजह से आपको जो एडिशनल आउटपुट मिला वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? इट इज द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट
बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, कि जब आप एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर की लगाते हो उससे आपके टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन आपको देखने को मिल रहा है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टीपी। बेसिकली इसी की हेल्प से आप अपने टीपी का स्लोप डिफाइन करते हो, और स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप आपके किसी भी कर्व को एक शेप देता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ग्राफिकली आप उसको किस तरीके से देखेंगे, उसका नेचर कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, वो उसका स्लोप डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम इसको एक स्केड्यूल की मदद से समझते हैं और इनका नेचर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यही स्केड्यूल आपका आगे भी आपकी मदद करेगा। देखो मैंने यहाँ पे दोनों फैक्टर्स लिए हैं, एक मेरे पास फिक्स फैक्टर है और दूसरा मेरे पास वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स फैक्टर कौन सा है? लैंड। और वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर। देखो फिक्स फैक्टर तो हमारा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको 1 अज्यूम कर लिया है, अब ये चेंज नहीं होगा। बट अगर आप मेरे वेरिएबल फैक्टर को देखें तो वेरिएबल फैक्टर लगातार हमारा बढ़ता चला जा रहा है, 0 से लेकर वो 8 तक गया है। अब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल आउटपुट भी तो बढ़ेगा। तो अब अगर आप देखें यहां पर, देखें जरा, तो सबसे पहले जब एक भी लेबर नहीं थी तो प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं, फैक्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है, लेबर ही नहीं है, सामान तो रखा हुआ है लेकिन लेबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बनाएगा कौन? तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हो रहा है, ना तो टोटल प्रोडक्ट है, ना एवरेज प्रोडक्ट है, ना मार्जिनल प्रोडक्ट है। बट जैसे ही मैंने एक लेबर अपने यहाँ पर रखी, राजू को हमने अपने यहाँ पर रखा, तो राजू के आते ही टोटल प्रोडक्ट हमारा आया 2। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लेबर आई 6, तीसरी लेबर पे 12, फोर्थ लेबर पे 16, फिर 18, फिर 18, फिर 14, फिर 8। अब आप कहेंगे मैडम जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है वैसे वैसे हम अगर यहाँ पर देखें तो टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर टीपी सेम ही हो रहा है, और जिस पॉइंट पे सेम हो रहा है वहां पर वो सबसे ज्यादा है। 18 से ज्यादा हमने टोटल प्रोडक्ट नहीं देखा और उसके बाद तो ये कम होना शुरू हो गया है। ऐसा कुछ तुमने पहले भी देखा है ना, कि स्टार्टिंग में बढ़ता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। किसी और का नेचर भी तुमने ऐसा देखा है ना? तो अगर तुमने ऐसा नेचर कहीं और भी देखा है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, अगर तुम्हें याद है कि ये नेचर तुमने और कहाँ देखा है। ठीक है, मान जाऊंगी कि हाँ तुम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप अगर टोटल प्रोडक्ट का चेंज देखें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट पहले 0 से 2 हुआ, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 16, कि पहले तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2, 4, 6। तो अगर मैं टीपी का यहाँ पे रिलेशनशिप लिखूं तो टीपी सबसे पहले बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टीपी को देखने की कोशिश करें तो टीपी अभी भी रुका नहीं है बढ़ना, कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं बढ़ने का जो रेट है वो कम हो चुका है। जैसे कि 12 से 16 पे आया, 16 से 18 पे आया, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो कम हो चुका है। तो अभी भी हमारा टीपी बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो हमारा कम हो चुका है, यानी कि एक डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट से वो बढ़ रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारा टीपी जो है वो कांस्टेंट हो गया है, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो चुका है? टोटल प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो गया है, और इसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम भी है, यानी कि इसी जगह पर। और इसके बाद से, मैक्सिमम होने के बाद से, तो हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल होना स्टार्ट हो गया। चलो नेचर तो हमने यहां से समझ लिया, बट ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों कि स्टार्टिंग में टीपी बढ़ा, फिर टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया और उसके बाद फॉल होना स्टार्ट हो गया। चलो इसका एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं कि जैसे आप स्कूल में क्लास में बैठे हो और एक बेंच पे आप बैठते हो। ठीक है, उस एक बेंच पे 2 बच्चों की सिटिंग है। ठीक है, ऑप्टिमली तो 2 बच्चे ही वहां पर बैठ सकते हैं, और जब 2 बच्चे बैठते हैं तो बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्ट जोन में आराम से वो सारा काम करते हैं। तो मान लो कि सबसे पहले आप अकेले बेंच पे बैठे हुए थे, तो आप खुला खुला आराम से फैल फैल के बैठ के अपना काम कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में आपका दोस्त आता है, वो आपके पास बैठ जाता है, तो अभी भी आप वो वाले आराम से तो काम नहीं कर पा रहे जैसे पहले फैल के बैठ रहे थे आराम से, बट ठीक है अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत आराम से काम कर रहे हो, अभी भी आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी स्पीड जितनी पहले थी उतनी स्पीड आपकी अभी भी चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर अचानक से आपका एक और, ये बॉयज लोग होते हैं ना कि तू तो मेरा दोस्त है, तू भी मेरे साथ आके बैठ, हम तो एक साथ ही बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो तीसरा भी आके बैठ गया। अब आप काम तो अभी भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब 3 लोग बैठ चुके हैं, अब थोड़ी सी तो डिस्टरबेंस हो रही थी ना। अभी तो तुम पतले पतले से 3 बैठे हुए थे और आराम से काम कर रहे थे, पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, यानी कि काम तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम आपका रुक गया, काम अभी भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रोडक्टिविटी का रेट है वो आपका कम हो चुका है, लेकिन काम आप अभी भी कर रहे हो।
अब एक चौथा दोस्त आया यारी दोस्त में, अरे यार मुझे भूल गए तुम, चलो वो भी आगे घुस गया, अब तुम थोड़े 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 और शिफ्ट हुए। पर अब जब तुम काम करने लगे हो ना, अब तुमने कहा कि यार बस इससे ज्यादा एडजस्ट करके अपने कंफर्ट जोन से इतने ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा तो स्पीड मेरी नहीं हो सकती इस तरीके के अरेंजमेंट में। एक और दोस्त आया, एक और दोस्त, और तुम्हारी बिल्कुल गोद में आके बैठ गया। अब बताओ कि जब वो तुम्हारी गोद में आकर बैठ गया है तो क्या तुम अब ऐसे लिख पाओगे? नहीं, तुम जो लिख भी पा रहे थे ना वो भी लिखना तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम बिल्कुल ही बैठ गए हो आराम से। क्यों? और लिख भी रहे हो तो पहले जहां 4 लाइन लिख पा रहे थे जितनी देर में, अब सिर्फ 2 ही लाइन लिख पा रहे हो। क्यों? डिस्टर्बेंस हो गई है। क्यों हुई है डिस्टर्बेंस? क्योंकि डेस्क तो एक ही था, वहीं पर अगर 2 डेस्क और लगा दिए जाते तो तुम सब आराम से बैठते और आराम से अपना काम करते, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती। तो बेटा ये जो टीपी का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, वो टीपी का बिहेवियर इसलिए चेंज हो रहा है कि आप वेरिएबल फैक्टर्स तो बढ़ाते जा रहे हो, आप लेबर तो बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आपकी फैक्ट्री में मशीन तो उतनी ही है ना भाई। उस एक मशीन पे मान लो 3 लेबर काम कर सकती है, तो 3 लेबर काम कर रही है, तुमने 4, 5, 6 लेबर लगानी शुरू कर दी। अब वो क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही, वो औरों को डिस्टर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स फैक्टर तो उतना ही है ना, फिक्स फैक्टर तो आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, बट आपने वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर दिए हैं। तो इसी वजह से ये जो टीपी का आपको नेचर देखने को मिल रहा है कि टीपी स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा होता है, क्योंकि फैक्टर्स का बीच का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़िया तरीके से मैच्ड हुआ है। लेकिन जब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ते चले जाते हैं ना और फिक्स फैक्टर सेम रहता है, तो वो जो उनके बीच का इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है, वो इक्वेशन मिसमैच हो जाता है कि जितने हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है उसके कंपैरिजन में फिक्स फैक्टर की कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो वेरिएबल फैक्टर जो है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली एक प्रोड्यूसर इस चीज का इस्तेमाल यही सोचने के लिए करता है कि अगर मेरे पास इतने वेरिएबल फैक्टर है तो इतने वेरिएबल के लिए कितने फिक्स फैक्टर्स की जरूरत होगी, या मेरे पास अगर फिक्स फैक्टर इतने हैं तो उसके लिए मुझे कितने वेरिएबल फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो यहीं से उसको वो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, यहीं से उसको वो प्रोपोर्शन मिलता है कि मुझे कहाँ जाकर रुकना है, कौन सी स्टेज पे जाकर मुझे मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, वो उसे यही जाकर समझ में आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि टोटल प्रोडक्ट का ये बिहेवियर कैसा है। अब इस टोटल प्रोडक्ट के बिहेवियर का हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है, हम ये देखें तो देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जैसे टीपी बढ़ रहा है तो टीपी के बढ़ने के टाइम पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। अगर मैं यहां तक देखूं तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, कब बढ़ रहा होगा वो ऐसा? देखो इसको थोड़ा हम यहां तक रखते हैं कि जब मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टीपी के बढ़ने का रेट कम हुआ, यानी कि टीपी डिक्रीजिंग रेट से जब बढ़ना शुरू हुआ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव है। ठीक है, फॉल होना स्टार्ट हुआ है लेकिन पॉजिटिव है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल होना स्टार्ट हो गया है लेकिन पॉजिटिव है। उसके बाद अगर आप देखें, सॉरी यहां से देखना था, उसके बाद अगर आप देखें तो टीपी हमारा कांस्टेंट हो चुका है, और जब टीपी कांस्टेंट हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया। जब हमारा टीपी मैक्सिमम हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। और जैसे टीपी ने फॉल होना स्टार्ट किया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। फॉल होते होते वो नेगेटिव हो चुका है। तो बस ये देखिए, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी और एमपी, जो मैंने आपको इस पूरे स्केड्यूल से समझाया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब उसके बाद अगर हम एपी की बात करें तो एपी सिर्फ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसका रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं समझेंगे। तो एपी निकालना सीखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 18 डिवाइडेड बाय 5 3.6, 18 डिवाइडेड बाय 6 3, 14 डिवाइडेड बाय 7 2 और 8 डिवाइडेड बाय 8 1। ठीक है, तो इस तरीके से एपी कैलकुलेट किया जाता है। इस टीपी एमपी के रिलेशनशिप को याद रखिएगा, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर इसका डायग्राम देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। हमने अपने टीपी का नेचर 3 तरीके से देखा। एक बार वो बड़ा इंक्रीज हुआ अपने इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो इंक्रीज हुआ अपने डिमिनिशिंग रेट से, और यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा है, और उसके बाद हमारे टीपी ने फॉल होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इस 3 स्टेजेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और उसी से अपना कर्व ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो हमारा टीपी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एक इंक्रीजिंग रेट से। इस पॉइंट के बाद से हमारा टीपी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
जिस पॉइंट पे हमारा टीपी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे हमारा एमपी 0 होता है। हमने कुछ ऐसा ही ग्राफ पीछे भी निकालना सीखा था। तो यहीं से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहीं से हमें एमपी अपना इंटरसेप्ट बनाएगा एक्स एक्सिस पे, ये बात हमें यहाँ से पता चल गई है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमारा टीपी अपना रेट बदलता है ना, जिस पॉइंट पे हमारा टीपी अपना रेट बदलता है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, उस पॉइंट को यहाँ पर एक नाम दिया गया है विच इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जा सकता है जब टीपी अपना रेट बदलता है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिमिनिशिंग, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं बेटा? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से यहाँ पर आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहीं से आपको आपका एमपी का कर्व ड्रॉ करने में मदद मिलेगी जो नेगेटिव तक जाएगा। कि पहले हमारा एमपी भी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते फिर जब उसका रेट चेंज होता है तो वो फॉल होना स्टार्ट होता है, फॉल होते होते वो 0 पे पहुंचता है, 0 के बाद वो नेगेटिव पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर 3 तरीके से टीपी का बिहेवियर देख रहे हो और उसका इन्फ्लुएंस एमपी पर देख रहे हो, तो यहाँ पर पहले वाले फेज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, द फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 को हम बोलते हैं द फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और स्टेज 3 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। क्यों? अब आगे इसका रीजन समझते हैं। चलिए, अब रिलेशनशिप तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। कि जब टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी राइज करता है। टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, एमपी फॉल होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। जब टीपी मैक्सिमम होता है एमपी 0 होता है, जब टीपी फॉल होता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। हाँ, अब एपी और एमपी का रिलेशनशिप क्या है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होता है तो एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है, ये आपने भी पीछे भी देखा। और इसका सिंपल सा रीजन है, देखो कि जब आपका एडिशनल प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, यानी कि जब आप अपना एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हो तो उससे आपका एडिशनल आउटपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा आपका एडिशनल प्रोडक्ट आ रहा है, एडिशनल आउटपुट आ रहा है। सो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो एपी है वो राइज करेगा, क्योंकि एमपी का इफेक्ट जो टीपी पर जाएगा वो ज्यादा जाएगा, क्योंकि एमपी के बढ़ने की वजह से टोटल प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा और टोटल प्रोडक्ट से ही आप एवरेज प्रोडक्ट निकालते हो, तो उस टाइम पे वो राइज करता है। बट जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि जितना एडिशनल उतना ही हमारी वन वेरिएबल फैक्टर से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 4 हमारा एपी का मैक्सिमम पॉइंट था। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एडिशनल प्रोडक्ट में जो इंक्रीमेंट है वो आपको कम देखने को मिलेगा और एवरेज प्रोडक्ट हमारा ज्यादा होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एपी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट का हमारे टोटल प्रोडक्ट पे जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टोटल प्रोडक्ट ही फॉल होगा। और अगर टोटल प्रोडक्ट फॉल होगा तो एपी अपने आप ही फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया हमारा एपी और एमपी में, ठीक। अब आते हैं द हीरो ऑफ दिस चैप्टर विच इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। तो लॉ है हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको आप लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हो, और ये हमारा लॉ अप्लाई होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। तो ये लॉ कौन सा है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, क्योंकि लॉन्ग रन हमारे कोर्स में नहीं है। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल है, आपने जितना कुछ समझना था वो आप ऊपर समझ के आ चुके हो, बस अब ये तो उसको लिखना सीखना है। ये लॉ कहता है कि when more and more units of a variable factors are combined keeping fixed factors constant, कि जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि 0 से लेकर 8 तक हम लेबर को लेके गए लेकिन लैंड तो उतनी रही, तो जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हो कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, देन तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आउटपुट पे? अगर हम इसको टोटल प्रोडक्ट की टर्म्स में देखें, ये दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। टीपी इंक्रीज होता है पहले इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि लगातार बढ़ता है, फिर बढ़ने का रेट कम होने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। पीछे पढ़ के आए हो, रिपीटेशन में ये चीज देखने को मिलेगी आपको। तो एक बार अपना कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, उसके बाद बाकी सब चीजें उसको रिलेट करते हुए हैं। अब देखो एमपी में भी यही बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस,
then decreases and finally becomes negative, ठीक है। बट जब हम इस लॉ को पढ़ रहे हैं तो हम कुछ अजम्पशन के साथ ही पढ़ रहे हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है, तो हम डेफिनेशन से पढ़ के आए थे, अदर फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड हैं, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि एक ही तरह से सारे लेबर्स जो हैं वो हमारी इस्तेमाल की जाती हैं। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर एक स्केड्यूल आया है, देख लीजिए 0 से लेकर 8 तक लेबर जाती है, वही सेम स्केड्यूल है जो भी पीछे पढ़ के आए हो। हमने यहाँ पर स्टेजेस यहाँ बस डिफाइन करनी है, तो स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक जाएगी कि जहां पर आपको ये दिख रहा है कि आपका टीपी बढ़ रहा है लगातार इंक्रीजिंग रेट से, वो आपका स्टेज 1 है, द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्योंकि यहाँ देखो ना, आपका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब आपको दिख रहा है कि वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने की वजह से आपके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आपकी यूनिट्स जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, तो क्या प्रोडक्शन रोक दोगे? आप बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं रोकोगे, क्योंकि आप एक आइडल कॉम्बिनेशन को अचीव करने की तरफ जा रहे हो कि शायद और बढ़ जाएगा, शायद और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद भी नहीं रुके और आपने अपनी वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो अब आपका टीपी ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहा, वो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसका जो बढ़ने का रेट है वो फॉल हो चुका है कि जहां पहले 4 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, अब 2 से बढ़ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया है कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने की वजह से भी हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं आया। तो ये होती है हमारी स्टेज 2, जहां पर टीपी का रेट चेंज हो चुका होता है, और इसे बोलते हैं द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, कि ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं मिल रहा, बट रिटर्न मिलने का जो रेट है वो हमारा कम हो चुका है। ठीक, उसके बाद अगर इसके बाद भी हमने प्रोडक्शन जारी रखा, यानी कि प्रोड्यूसर ने काम करना जारी रखा, वेरिएबल फैक्टर फिर बढ़ाया, फिर लेबर रखी, तो अब तो टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, अब तो उसने फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब जो हमारी रिटर्न है, भाई ऐसा नहीं है कि अभी भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटपुट तो अभी भी मिल रहा है, आउटपुट नेगेटिव थोड़ी हुआ है, रिटर्न नेगेटिव हो चुका है वेरिएबल फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो कैसे देखने को मिल रहा है? नेगेटिव। ठीक है, अब बहुत ही दिमाग लगाकर ध्यान से सोचना है कि एक प्रोड्यूसर, तुम प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम कौन सी स्टेज पर रुकना पसंद करोगे? कहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है? एक एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट ही तो चाहिए कि जितने भी तुमने वेरिएबल फैक्टर लगाए होंगे, जितनी भी तुमने फैक्ट्री में लेबर लगाई होगी, तुम्हें क्या चाहिए उनसे? तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले। भाई मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ये हर एक प्रोड्यूसर चाहता है। तो मैक्सिमम आउटपुट तुम्हें मिल कौन सी स्टेज में रहा है? बिल्कुल आंखों के सामने आंसर है, 18 से ज्यादा तो आउटपुट कहीं नहीं दिख रहा। तो स्टेज 2 हमारे लिए वो स्टेज है, यानी कि द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जहां पर आकर हर एक प्रोड्यूसर रुकना चाहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि क्यों स्टेज 2 पे रुका जा रहा है, स्टेज 1 पे क्यों नहीं रुक रहे, क्योंकि यहाँ तो हमें बहुत बढ़िया दिख रहा है, लालच है कि और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टेज 3 पे तो हम इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल ही हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, प्रोडक्शन ही फॉल हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे लिए जो आइडल स्टेज है वो कौन सी है? स्टेज 2। ठीक है, तो बस लॉ आपने समझ लिया, बस लिखने का तरीका सीखना है, इसका डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम बनाएंगे, वही पीछे जो सीख कर आए हो, इस तरीके से टीपी का नेचर और एमपी का नेचर, तीनों स्टेजेस का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी स्टेज आपकी ऑपरेट की जा रही है। ठीक है, अब इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्टेज 1 क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज होता है। रीजन क्या है? फिक्स फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है, लेबर आ जाने की वजह से काम बढ़ पा रहा है, और जब काम बढ़ता है तो स्पेशलाइजेशन आता है और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, टीपी इंक्रीज होता है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से, एमपी फॉल होता है लेकिन पॉजिटिव रहेगा, और इसी स्टेज पर टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और एमपी हमारा 0 हो जाता है। और इसी स्टेज में क्योंकि टीपी अपना रेट बदलता है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैंने आपको ऊपर ये सारी बात बता दी है। रीजन क्या है इस स्टेज के आने का भी? कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर हिलने लगा है, क्योंकि अब आप जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हो, फिक्स फैक्टर के साथ जो उनका तालमेल है अब वो हिलने लगा है। ठीक है, तो स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर हो रहा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के आगे पहुंच रहे हो आप। नेगेटिव रिटर्न इसलिए है क्योंकि टीपी फॉल हो रहा है, एमपी नेगेटिव हो चुका है। रीजन क्या है? ओवर क्राउडिंग हो रही है लेबर की, बहुत ज्यादा लेबर आ गई है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो चुका है, एफिशिएंसी आपकी फॉल हो गई है। तीनों स्टेजेस का सिग्निफिकेंस मैंने जैसे अभी आपको बताया कि स्टेज 1 रैशनली नहीं है क्योंकि एमपी बढ़ रहा है, फिक्स फैक्टर अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी तो आपकी उस मशीन पे 2 लोग और काम कर सकते हैं, तो अभी तो हम काम करवाएंगे, वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ तो हम नहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए रैशनल स्टेज है क्योंकि यहीं पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पर
एमपी फॉल हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, टीपी अभी भी बढ़ रहा है, भले ही उसके बढ़ने का जो रेट है वो डिमिनिश हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, बट स्टिल टीपी यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन एमपी हमारा पॉजिटिव है। और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो यहीं पे हमें बेस्ट मिल रहा है। स्टेज 3 इसलिए नहीं है हमारे लिए सुटेबल क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, एडिशनल लेबर रखने की वजह से जो एडिशनल आउटपुट है वो हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो ये वाला स्टेज तो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो कंक्लूजन यही है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर उसी स्टेज पर रहना पसंद करेगा जिस स्टेज पर उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट ही उसे मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाएगा। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है प्रोडक्शन फंक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉस्ट।